तो ध्यान देना, पिछले क्लास में हमने शुरू किया क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मीन्स एसिडिक कैरेक्टर। क्यों? जब OH बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन रिलीज होगा, और हाइड्रोजन रिलीज करने का मतलब एसिडिक कैरेक्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्टिव मेटल से रिएक्ट करो, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करो, या वीक बेस से रिएक्ट करो, हर केस में हाइड्रोजन ही रिलीज करके सॉल्ट बनाएगा। ये तीनों रिएक्शन शो करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिडिक है, लेकिन पहला रिएक्शन शो करता है कार्बोक्सिलिक इज एसिडिक, दूसरा रिएक्शन शो करता है इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल NaOH से रिएक्ट नहीं होता, और तीसरा रिएक्शन शो करता है इट इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, क्योंकि ये वीक बेस है। वीक बेस से कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ही रिएक्ट करेगा, तो फिनॉल से मोर एसिडिक है कार्बोक्सिलिक, इस वजह से कार्बोक्सिलिक इससे रिएक्ट हो गया और CO2 व्हाइट एफरवेसेंस दे दिया। फिनॉल इनसे रिएक्ट नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन बनता है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, क्लीवेज का मतलब होता है फ्यूजन, और फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। किसी ने पूछा कि ये लाइन का मतलब समझ नहीं आया। मेरे पास फिनॉल है, वो NaHCO3 से रिएक्ट नहीं होता, लेकिन मेरे पास कार्बोक्सिलिक है, एलिफेटिक या एरोमेटिक, वो NaHCO3 से रिएक्ट हो जाता है। ये वीक बेस है, वीक बेस से वही रिएक्ट होगा जो मोर एसिडिक है। ये रिएक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये मोर एसिडिक है, तभी तो वीक बेस से रिएक्ट हो रहा है। ये वीक एसिड है, तभी तो वीक बेस से रिएक्ट नहीं होगा, क्योंकि वीक बेस से कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ही रिएक्ट होता है। ये रिएक्ट हो गया, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनॉल के कंपैरिजन में, क्योंकि फिनॉल इससे रिएक्ट नहीं हुआ। कोई दिक्कत? तो इसलिए डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड या फिनॉल एंड एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो लिखोगे बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद दिस टू प्रोड्यूस CO2 with white effervescence, whereas phenol does not react with NaHCO3 to give white effervescence. कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत हो बोलना जरूर। तो यहाँ ये क्वेश्चन बना कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। अभी एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे। क्लियर है? ध्यान देना, दो तीन बातें अब अलग से ध्यान से देखना। अगला पॉइंट एरो है। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब पानी में डालते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन देता है, और वो कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो हमने क्या कहा? कार्बोक्सिलिक एसिड dissociate in water to give carboxylate ion which is resonance stabilized। इसका मतलब हमने अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डाला, ध्यान से, तो ये अपना हाइड्रोजन इसे दे देता है और खुद RCOO- बन जाता है। लेकिन इस कंडीशन में ये स्टेबल होता है। कैसे स्टेबल होता है? तो ऐसे स्टेबल होगा।
रेजोनेंस के थ्रू अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो एक छोटी सी बात केमिकल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में जिसका आगे एप्लीकेशन मिलेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वाटर में कोई भी चीज पहले से ज्यादा स्टेबल है, लेकिन पानी के अंदर में आसानी से ये डिसोसिएट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि कार्बोक्सिलिक को आपने पानी में डाला तो वो आयोनाइज हो गया। क्यों आयोनाइज हुआ? क्योंकि आयोनाइज होने के बाद वो स्टेबल ही रह रहा है, इसलिए आसानी से आयोनाइज होगा। क्योंकि कोई भी प्रोसेस आसानी से तभी होता है जब वो होने के बाद स्टेबल होता है। तो आसानी से आयोनाइज इसलिए हो रहा है कि आयोनाइज होने के बाद स्टेबल हो रहा है। ये सारे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिर है स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKa and larger the value of Ka, stronger will be acid. Stronger will be acid. एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, हमने जो अभी बताया उसी से बताना है, ध्यान से सुनना तभी, ठीक ना। पी भूल गए इतने जल्दी? पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीओएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीकेए पीकेबी इक्विलिब्रियम याद कीजिए, दैट इज पीकेए। अभी आपको सिंपल वे में समझाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में ध्यान देना। हमारे पास कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड है, ठीक है। एसिड को हमें तो कार्बोक्सिलिक लेना है, आपको जवाब COOH पे देना है, तो चलो COOH ही लेते हैं। RCOOH ये थोड़ा सा 11th क्लास इक्विलिब्रियम है, ध्यान देना। हमने वाटर में डाला, आयोनाइज हुआ, RCOO माइनस प्लस H3O प्लस। कुछ याद रखना पड़ेगा 11th क्लास। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बहुत ध्यान से देखना। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट Ka ये कांस्टेंट, ध्यान देना। वाटर हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट को कांस्टेंट, पूरी बात लिखना नहीं चाह रहे थे, चलो लिख देते। इक्वल्स टू RCOO माइनस H3O प्लस upon RCOOH, constant into constant, another constant, dissociation constant of acid, dissociation constant of acid। क्या मुझे मिला? तो RCOO माइनस H3O प्लस और RCOOH, this is the dissociation constant of acid। ध्यान से देखना अच्छी तरह। इसका वैल्यू ज्यादा कब होगा? जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा। इसका वैल्यू ज्यादा कब होगा? तो जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा। मतलब जब भी कोई एसिड आसानी से आयोनाइज होगा, ये ज्यादा का मतलब ये ज्यादा, और ये ज्यादा का मतलब ये ज्यादा, मतलब ये आसानी से आयोनाइज हो रहा, इसका मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो वही आपने लिखा है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड। के ये है, और हमें पता क्या है कि पीके इक्वल्स टू माइनस लॉग के। वो कैसे? तो आपने पढ़ा है पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस।
उसी तरह से pk इक्वल्स टू माइनस लॉग के। अगर k ज्यादा है तो k में माइनस लग रहा, k ज्यादा का मतलब pk कम है क्योंकि यहाँ माइनस है, तो इसलिए हमने लिखा स्मॉलर द pk एंड लार्जर द वैल्यू ऑफ k स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड, स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड। घबराने की बात नहीं है, समझ में आए तभी ठीक है, ना समझ में आए तो साफ कहना सर समझ नहीं आए। बिल्कुल, मोर डिसोसिएशन मोर स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड का मतलब क्या है, आसानी से डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन देना। जो आसानी से डिसोसिएट होगा वही तो आसानी से अपना हाइड्रोजन देगा इसे। मोर स्ट्रॉन्ग एसिड इजी टू डिसोसिएट हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? जिन्हें प्रॉब्लम है रुक करके तसल्ली से देख कर समझना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इसका वैल्यू ज्यादा कब होगा, जब ये न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर कम होगा। न्यूमरेटर ज्यादा होने का मतलब प्रोडक्ट ज्यादा, और प्रोडक्ट ज्यादा का मतलब है आसानी से डिसोसिएट होना। इसका मतलब कि K ज्यादा होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि K ज्यादा का मतलब ये ज्यादा, और ये ज्यादा का मतलब आसानी से आयोनाइज हुआ। और pKa ये रहा। अगर K ज्यादा है तो ज्यादा में माइनस लगा दिया जाए तो उतना ही कम। इसका मतलब स्मॉलर द pKa एंड लार्जर द K स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड। कोई दिक्कत? जिन्हें दिक्कत हो तुरंत कहना, साफ कहना, तभी फायदा है, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनॉल से। अब आपसे बोला जाए कि रीजन बताओ, प्रॉपर वे में रीजनिंग क्वेश्चन में पूछे तो रीजन में समझा रहे हैं, लिख नहीं रहे, रीजन में समझा रहे हैं। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, बहुत ध्यान से देखना। कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा, हमारे पास फिनॉल है, ये रहा फिनॉल। दोनों एसिडिक है, दोनों हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, दोनों हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, क्योंकि दोनों ही एसिडिक है। ये भी हाइड्रोजन को रिलीज करेगा क्योंकि दोनों ही एसिडिक है। दोनों ही एसिडिक है, दोनों हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, लेकिन ये आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, ये मुश्किल से। क्यों? ये रिलीज करने के बाद रेजोनेंस शो करेगा। सर जी रेजोनेंस तो ये भी शो करेगा, लेकिन इसके रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन से हटकर ऑक्सीजन पर ही गया, लेकिन इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से हटकर कार्बन पे चला आया। इसका नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से हटकर कार्बन पे चला आया, इसका नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से हटकर ऑक्सीजन पर ही गया। तो फर्क क्या पड़ा? बिल्कुल पड़ा। अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे रहता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे रहेगा तो वो थोड़ा कम स्टेबल होगा। अब हम थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, फिर धीरे धीरे। कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल बिकॉज द कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दोनों रेजोनेंस शो कर रहा, बट ड्यूरिंग रेजोनेंस द नेगेटिव चार्ज of carboxylate ion present on more electronegative oxygen atom, whereas in case of phenol, the negative charge dispersed over less electronegative carbon atom. Hence, this one is more stable than this one. दोनों स्टेबल है, लेकिन ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। तो कोई भी मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन नहीं निकालेगा, कोई भी मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन रिलीज करेगा। दोनों ही एसिडिक है, दोनों ही हाइड्रोजन रिलीज करेगा, लेकिन ये आसानी से करेगा क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है इसके कॉन्जुगेट बेस के कंपैरिजन में। इसलिए फिनॉल लेस एसिडिक है और कार्बोक्सिलिक मोर एसिडिक। ये कारण हुआ और ये रिएक्शन हुआ इस वजह से कार्बोक्सिलिक NaHCO3 से रिएक्ट हो जाता है, फिनॉल NaHCO3 से रिएक्ट नहीं होता, क्योंकि फिनॉल लेस एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक मोर एसिडिक है। इसलिए कार्बोक्सिलिक NaHCO3 से रिएक्ट होता है, फिनॉल NaOH से रिएक्ट नहीं होता। और अब पूछेगा रीजनिंग में कि क्यों ऐसा है, तो क्योंकि इसके कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस शो करता है और उस वक्त नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर रहता है, इसके रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पे रहता है, इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। हमने तसल्ली से बोला है, आराम आराम से धीरे धीरे। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो। फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक में कार्बोक्सिलिक मोर एसिडिक है फिनॉल से, तो दो बातें पूछेंगे, एक रीजनिंग क्वेश्चन में और एक डिस्टिंग्विश बिटवीन में। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में आप ये लिखेंगे कि फिनॉल NaHCO3 से रिएक्ट होकर CO2 नहीं देता, जबकि कार्बोक्सिलिक NaHCO3 से रिएक्ट होकर CO2 देता। फिर pKa और Ka के रिस्पेक्ट में भी रीजनिंग क्वेश्चन पूछता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और क्यों है। तो pKa के रिस्पेक्ट में इतना ही लिखना होता है कि जिसका pKa स्मॉल है और Ka लार्जर है, वो आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करेगा, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। कोई दिक्कत? सोचकर तसल्ली से कोई भी हो बोलोगे जरूर, अगर ना समझ आया तो, इसलिए आराम आराम से चलो, समझ में आना चाहिए। ना समझ में आए तो साफ कहना, सर मुझे समझ नहीं आया। क्लियर है? आगे चले हम। किसी को कोई दिक्कत हो बोलना जरूर, क्योंकि ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला ही पॉइंट चल रहा है एसिडिक कैरेक्टर, अभी ध्यान देना। तो हमने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिडिक है, अल्कोहल से भी एसिडिक है, फिनॉल से भी एसिडिक है।
हमने डिस्टिंग्विश और रीजन भी जाना कि फिनॉल से मोर एसिडिक क्यों है, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है और हाईली स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि रेजोनेंस के वक्त नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर ही है। अब पहले भी बताएं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप increases acidic character and electron donating group decreases acidic character. Increases acidic character, donating group decreases acidic character. कारण पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से याद दिला दे रहे हैं। पहले एक एग्जांपल, फिर उसके बाद थोड़ा सा बोलेंगे। ये हमारा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड को बेंजोइक एसिड से कंपेयर कर रहे हैं, या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करेंगे। तीनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड, लेकिन इसमें विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए NO2। विथड्रॉइंग का मतलब हो गया कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा। अगर हमने डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया एल्काइल या एल्कोक्सी, कुछ भी लगा सकते हैं, ये डोनेटिंग ग्रुप, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा। ठीक, तो ध्यान देंगे कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप increases the acidic character by stabilizing the conjugate base through delocalization of negative charge by inductive or resonance effect. Or donating group decreases the acidic character by destabilizing the conjugate base. कोई दिक्कत? विथड्रॉइंग ग्रुप बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये डोनेट करेगा, ये हमारा स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को, और ये हमारा डीस्टेबलाइज करेगा। कुछ बच्चे अब भी नहीं समझ रहे होंगे, तो जरा एक स्टेप और आगे कर देते हैं। कुछ बच्चों को अब भी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उस चीज को क्लियर कर दो। अगर ये हाइड्रोजन हटाया तो क्या बना? अगर इसने हाइड्रोजन हटाया तो ये बना, और अगर इसने हाइड्रोजन हटाया तो ये बना। अब नेगेटिव चार्ज है तो अनस्टेबल है ना, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, मतलब नेगेटिव को अपनी ओर ले जा रहा है ताकि ये स्टेबल हो जाए। लेकिन ये तो डोनेट कर रहा है, एक तो ऑलरेडी नेगेटिव है, एक डोनेशन इधर से आ रहा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब रेजोनेंस प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगा। ये नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी ओर खींच ले रहा, तो ये पार्ट स्टेबल, ये नेगेटिव है। अगर इसने हाइड्रोजन छोड़ भी दिया तो ये और डोनेट कर रहा है, तो अनस्टेबल की ओर जा रहा है। या दूसरे सेंस में ये भी हम कहते हैं कि अगर विथड्रॉइंग ग्रुप बॉन्ड को खोलेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और अगर ये डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मजबूत हो रहा, तो ये आसानी से नहीं टूटेगा, और ये आसानी से टूटेगा। इसलिए विथड्रॉइंग ग्रुप मोर एसिड। कार्बोक्सिलिक को कार्बोक्सिलिक से कंपेयर किए, पहला पॉइंट, एक तरफ विथड्रॉइंग एक तरफ डोनेटिंग। अब दोनों तरफ विथड्रॉइंग हो तब, दोनों तरफ विथड्रॉइंग हो तब क्या करेंगे? तो देखेंगे
Which one is more electronegative? Which one is more electronegative? तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो मोर एसिडिक। अगर दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मतलब दोनों तरफ क्लोरीन लग जाए, तब मोर एसिडिक कौन? तब मोर एसिडिक कौन? जिसमें ग्रुप ज्यादा होगा वो मोर एसिडिक। अगर दोनों तरफ एक एक क्लोरीन ही लग जाए तब कौन मोर एसिडिक? दोनों तरफ एक एक क्लोरीन या एक एक फ्लोरीन लग जाए तब कौन मोर एसिडिक? जो फंक्शनल ग्रुप के नजदीक होगा वो मोर एसिडिक, और जो फंक्शनल ग्रुप से जितना दूर होगा वो लेस एसिडिक। यानी पोजीशन यहाँ काम करेगा, पोजीशन यहाँ पर काम करेगा। तो कभी कभी ये सारी बातें हमें याद रखने हैं। कभी कभी मुझे विड्रॉइंग और डोनेटिंग जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ विड्रॉइंग को विड्रॉइंग से कंपेयर कर रहे हैं, तो मुझे ये भी याद रखना पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा ऑर्डर की ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा CF2, फिर NO2, फिर CN, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर फिनाइल यानी कि बेंजाइल। ये ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आपसे विड्रॉइंग और डोनेटिंग पूछे तो हमें तो डोनेटिंग पता है, दो ही होता है, एक R एक OR, जिसमें R सबसे ज्यादा फिर OR। डोनेटिंग दो ही है, लेकिन विड्रॉइंग तो बहुत है। तो विड्रॉइंग का ये ऑर्डर याद रखेंगे। विड्रॉइंग डोनेटिंग है तो विड्रॉइंग मोर एसिडिक। अब विड्रॉइंग विड्रॉइंग है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जिसके नंबर ज्यादा। अगर नंबर भी सेम हो तो पोजीशन देखेंगे, जो COOH के नजदीक होगा वो मोर एसिडिक, और जो COOH से दूर होगा वो लेस एसिडिक। इतनी सारी बातें हैं कार्बोक्सिलिक के अंदर, एसिडिक कैरेक्टर के अंदर। किसी को कोई दिक्कत? और फाइनली हमने जाना कि सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिडिक है, फिर फिनॉल है, फिर वाटर है जो हमने अल्कोहल फिनॉल में पढ़ा, और फिर लास्ट में जाकर के अल्कोहल है। तो दिस इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो ये हमारा पहला पॉइंट, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में इतनी सारी बातें। एक बार फिर से कुछ बच्चों के लिए, एक बार फिर से कुछ बच्चों के लिए, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड का क्लीवेज का मतलब हाइड्रोजन हटेगा, और हाइड्रोजन हटने का मतलब एसिडिक कैरेक्टर। क्लीवेज का मतलब टूटना, फिजन या क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड एसिडिक कैरेक्टर, मतलब इसमें हम सिर्फ एसिडिक कैरेक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे। हमने सोडियम से रिएक्ट किया तो भी हाइड्रोजन ही हटा, NaOH से रिएक्ट किया तो भी हाइड्रोजन ही हटा, NaHCO3 से रिएक्ट किया तो भी हाइड्रोजन ही हटा। कार्बोक्सिलिक एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए वो मेटल, स्ट्रॉन्ग बेस, इवन वीक बेस से भी रिएक्ट होता है। स्ट्रॉन्ग बेस से तो वीक एसिड भी रिएक्ट हो जाता है, लेकिन वीक बेस से सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड ही रिएक्ट होता है।
तो फिनॉल इससे रिएक्ट नहीं हुआ, कार्बोक्सिलिक रिएक्ट हो गया, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक मोर एसिडिक है फिनॉल से। हम डिस्टिंग्विश भी कर लेंगे कि phenol does not react with NaHCO3 to give white effervescence of CO2, whereas carboxylic react with NaHCO3 to give white effervescence of CO2. अब सवाल ये है कि अगर पूछेगा कि फिनॉल क्यों नहीं रिएक्ट हुआ और कार्बोक्सिलिक क्यों रिएक्ट हुआ, क्योंकि जब कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन डोनेट करता है तो कॉन्जुगेट बेस बना, फिनॉल हाइड्रोजन डोनेट करता है तो कॉन्जुगेट बेस बना, इसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका भी कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसके रेजोनेंस में ऑक्सीजन का नेगेटिव ऑक्सीजन पर ही जाता है, लेकिन इसके रेजोनेंस में ऑक्सीजन का नेगेटिव कार्बन पे चला, इसलिए इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल है, इसलिए कार्बोक्सिलिक मोर एसिडिक। कभी के और पीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिडिक है क्योंकि हाइड्रोजन डोनेट किया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब ये ज्यादा होगा, क्योंकि इसका ज्यादा होने का मतलब न्यूमरेटर ज्यादा डिनोमिनेटर का, और ये ज्यादा का मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा, और प्रोडक्ट ज्यादा का मतलब है इजी टू आयोनाइज, और इजी टू आयोनाइज वही होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका मतलब जिसका के ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड। अब के ज्यादा होने का मतलब पीके कम होना, क्योंकि पीके माइनस लॉग के होता है। लार्जर मैग्नीट्यूड में अगर हम माइनस लगा दे तो वो स्मॉलर कहलाएगा, इसलिए कहा गया स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीके लार्जर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड, स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड। और फिर हम यहाँ पर आए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एंड डोनेटिंग। तो विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है, फिनॉल एंड अल्कोहल में भी पढ़े। डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर घटाता है। दो कारण है, डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा करके बॉन्ड मजबूत करता है, आसानी से नहीं टूटता। विथड्रॉइंग ग्रुप बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि अगर ये आयोनाइज हुआ तो इसका नेगेटिव को ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा और इसके रेजोनेंस को ये डीस्टेबलाइज कर देगा। अब विथड्रॉइंग का ये ऑर्डर तुम्हें याद रखना। विथड्रॉइंग और डोनेटिंग में विथड्रॉइंग एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है। अगर दोनों तरफ विथड्रॉइंग हो तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो मोर एसिडिक, दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो नंबर देखेंगे, जिसका नंबर ज्यादा वो मोर एसिडिक। और अगर तुम्हारा नंबर भी सेम हो तो पोजीशन देखेंगे, जो COOH से नजदीक है वो मोर एसिडिक, जो दूर है वो लेस एसिडिक। तो आपका पहला पॉइंट कंप्लीट होता है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। दूसरा पॉइंट क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड शुरू करने जा रहे हैं। शुरू से कहते हैं परेशानी हो बोलना जरूर, नहीं बोलोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। किसी को भी कोई परेशानी हो तो बोलना जरूर कि हाँ सर मुझे समझ नहीं है, बेहिचक। इसलिए जहां भी मुझे लगता है कि टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हम ऑलरेडी 2 बार नहीं कम से कम 3 बार समझा देते हैं। 3 बार तो जरूर बोलते हैं कि ताकि बच्चों को समझ आ जाए। किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कह दो।
किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कह दो, ताकि हमारा बी पार्ट क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, CO बॉन्ड का टूटना। इस बार तो 2-3 रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान से देखना, 2-3 नहीं 4-5 है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद मिनरल एसिड गिव्स एनहाइड्राइड। मतलब ध्यान देना, मतलब इसका हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उल्टा लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है और ये दोनों इस बॉन्ड से जुड़ जाता है। तो मुझे क्या मिला? जो भी मिला तुरंत बोलेंगे, दैट इज एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो दो मॉलिक्यूल मिल करके वाटर रिलीज करता है और वाटर रिलीज करते ही एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत? जिन्हें हो तुरंत कहना कि सर समझ नहीं है। एनहाइड्राइड। दूसरा रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। सिंपल, ये तो पढ़ भी चुके हैं अल्कोहल फिनॉल में। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो RCO समझाने के लिए OH प्लस R-OH। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होता है, वो क्लियर कर देते हैं। दो तरह से लिखते हैं, RCOOH और RCOOH, उल्टा लिखते हैं ROH और ROH। आपको समझाने के लिए हमें वाटर हटाना है, हमें वाटर हटाना है। आप कैसे भी हटा दो आंसर सही आएगा, लेकिन कंसेप्ट याद रखना, कंसेप्ट याद रखना। क्या? क्लीवेज ऑफ CO। वाटर यहां से हटेगा, ये याद रखना। आप अगर ऐसे हटा देते हो तब भी आपका प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा। इसमें भी RCOO प्लस वाटर बनेगा और इसमें भी RCOO प्लस वाटर ही बनेगा। आपको वाटर हटाना है, आप कहीं से हटा दिए, आपका आंसर तो सही आया, लेकिन कंसेप्ट तो याद रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल में जब रिएक्शन होता है तो अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है और कार्बोक्सिलिक का CO बॉन्ड टूटता है। यानी ये प्रॉपर रिएक्शन होगा, ये नहीं। ये मत सोचना सर प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा, इसलिए इस बात को याद रखना, OR डैश और प्लस वाटर। हाँ, तुम लिखने के लिए दोनों में से कोई भी लिख देते हो तो सही हो जाता, लेकिन कंसेप्ट तो याद रखें कि आखिर वाटर इनसे बनता है या इनसे। तो वाटर इनसे बनता है, इनसे नहीं। लिखने के लिए लिख देते हैं, रिएक्शन तो सही हो जाता है, लेकिन कंसेप्ट तो याद रखना पड़ेगा कि बॉन्ड कहां से टूटा। तो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में दो बातें, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड
और दूसरा स्टेरिफिकेशन। जैसे ही वाटर बनता है वैसे ही रिमूव करना पड़ता है ताकि बैकवर्ड ना हो जाए। रिवर्सिबल का केस है। हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में भी ये पढ़ रखा है, क्योंकि ये रिएक्शन 3 जगह काम आता है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। हम 3 जगह ये रिएक्शन लिख सकते हैं, इसलिए हम ये 2 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या उम्मीद करें आपको समझ आया? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कहना, साफ कहना, सर मुझे समझ नहीं आया। पेज पलटने जा रहे हैं, आराम आराम से तसल्ली से आपको बता रहे हैं। फिर भी दिक्कत हो, कहीं भी ना समझ में आए तो साफ कहना कि सर मुझे समझ नहीं आया। बोलना जरूर। ये सारी बातें तो कुछ लर्निंग की भी है, इसलिए ध्यान देना। जिसे दिक्कत हो साफ कहना कि सर मुझे समझ नहीं आया। ठीक, तो क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड में 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, रिएक्शन विद PCl5 PCl3 SOCl2। अल्कोहल की तरह रिएक्शन विद PCl5 PCl3 एंड SOCl2। अब अल्कोहल की तरह है, क्यों है? क्योंकि अल्कोहल जो है इनके साथ रिएक्शन करने में ये इन्वॉल्व करता है, तो कार्बोक्सिलिक भी तो यही इन्वॉल्व कर सकता है, वो भी तो इसे इन्वॉल्व कर सकता है। इसलिए जैसा अल्कोहल रिएक्ट होता है इनके साथ, एज इट इज कार्बोक्सिलिक भी रिएक्ट होगा इनके साथ, सेम एज इट इज। क्योंकि यहाँ भी OH रिएक्ट होगा, यहाँ भी, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। इसलिए ध्यान से देखना, तो हमारे पास अगर कार्बोक्सिलिक है तो हम यहाँ पर PCl5 ले, PCl3 ले या SOCl2 ले, अब बनेगा तो RCOCl ही। साइड प्रोडक्ट अलग होगा लेकिन मेन प्रोडक्ट तो यही रहेगा। OH हटेगा और क्लोरीन आएगा। अगर आपको याद हो तो PCl5 में क्या बनता है? POCl3 प्लस HCl। इसमें क्या बनता है? तो H3PO3, अगर याद हो तो आप लोग को, और इसमें SO2 प्लस HCl। तो जिस तरह से अल्कोहल इनसे रिएक्ट होता है उसी तरह से कार्बोक्सिलिक भी इनसे रिएक्ट होगा। इन्वॉल्वमेंट OH का होना है, OH हो गया। इन्वॉल्वमेंट OH का होना है, OH हमारा हो गया। कोई दिक्कत? जिन्हें दिक्कत है बोलना जरूर कि हाँ सर मुझे दिक्कत है। ठीक है, बोलोगे जरूर। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, चाहे एक COOH हो चाहे 2 COOH हो, कन्वर्जन में बहुत काम आता है, याद रखना। हमारे पास कार्बोक्सिलिक है, हमने इसे अमोनिया से रिएक्ट किया, पता ही है ये बेस है, ये एसिड है। अमोनिया इज द लेविस बेस, ये एसिड, तो एसिड एंड बेस मिलकर सॉल्ट ही देगा। RCOONH4 पॉजिटिव नेगेटिव। अब अगर हम इसे हीट करते हैं तो वाटर रिलीज होता है, H2O।
वाटर रिलीज होगा तो मुझे क्या मिला, RCONH2। RCONH2 एंड प्लस H2O, अमाइड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अगर ये दो दो COOH हो, बहुत ध्यान से सुनना, COOH और COOH आपस में तुरंत एडजेसेंट पोजीशन पे, इसे हम थैलिक एसिड कहते हैं। एडजेसेंट पोजीशन नहीं हुआ तो नहीं होगा, अगर एक यहाँ होता तो नहीं होता, इसे हम थैलिक एसिड कहते हैं, थैलिक एसिड बोलेंगे। और प्लस NH3, प्लस NH3, अमोनिया से दोनों रिएक्ट हो गया, दो मॉलिक्यूल मान लेंगे, अमोनिया से दोनों रिएक्ट हो गया, दो मॉलिक्यूल मान लिए, COONH4। अगर हम हीट किए तो वाटर निकल गया, तो मुझे क्या मिला, दोनों तरफ अमाइड मिला, CONH2 और CONH2। अगर फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अगर हमने फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया तो इनमें से वाटर निकल जाता, सॉरी वाटर नहीं, अमोनिया निकल जाता, दोनों मिलाकर अमोनिया निकल जाएगा, CONH2 से अमोनिया निकल जाएगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर। तो अमोनिया निकलेगा तो क्या बना वो देखो ध्यान से, क्या बना, प्लस NH3 हमने निकाल दिया, CO CO, NH2 एक हाइड्रोजन NH2, अमोनिया निकल गया, तो मुझे क्या मिला, NH, जिसे हम बोलते हैं थैलीमाइड, जिसे हम बोलेंगे थैलीमाइड, जिसे हम बोलते हैं थैलीमाइड। तो रिएक्शन विद अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से रिएक्ट होकर अमाइड देता है। अगर दो दो अमाइड एडजेसेंट पर हो तो फर्दर थैलीमाइड दे देंगे। तो ध्यान देना पहले इधर, ध्यान देना इधर पहले। तो ये आपका क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड पूरा होता है, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड पूरा होता है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट में चलेंगे, क्लीवेज ऑफ CO नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे इन्वॉल्विंग COOH, सीधे बोल देंगे रिएक्शन इन्वॉल्व COOH ग्रुप। अब किसी को कोई भी दिक्कत हो यहां तक तो तुरंत बोलो,